और शुरुआत चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर आज आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए एसआईआर के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी कि एसआईआर मनमानी नहीं है और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार है। तो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुनाते हैं, फिर एसआईआर के खिलाफ दायर किए गए याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर जो फैसले सुनाए वो भी बताएंगे और फिर इसका पूरा विश्लेषण भी आपके सामने होगा। एसआईआर को अल्ट्रा वायर्स यानी कानून के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता। किसी प्रक्रिया को इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन से अलग है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है, इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता। और इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ दायर की गई 20 से ज्यादा याचिकाएं खारिज कर दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की दलील थी उसको एक्सेप्ट किया है, जो हमारी दलील थी उसको एक्सेप्ट किया है। और जो 20 से ज़्यादा और भी पीआईएल फाइल हुई थी उसमें कांग्रेस के नेता थे, टीएमसी के नेता थे, आरजेडी के नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे और भी मेरे समझ से डीएमके के भी शायद कोई आए हुए थे, दुनिया भर के और भी कुछ लोग आए थे, सोशल एक्टिविस्ट भी आए थे। ऐसे 20 पीआईएल आई थी। उनकी सबकी दलीलों को उन्होंने नकार दिया है। एक दलील दी गई थी एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। दलील दी गई कि एसआईआर जो हुआ है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ हुआ है, उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। तो असल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं में यह दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक लगातार सुनवाई हुई। इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज एक एक सवालों को कोट करते हुए फैसला सुनाया गया। तो कोर्ट ने यह कहा कि दलीलें सुनने के बाद 5 सवाल सामने आए हैं जिन पर आदेश दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पहला सवाल यह कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की शक्ति है। इस पर अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को मजबूत करती है, यानी नए वोटर लिस्ट को एसआईआर के जरिए अपडेट करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के किसी भी मामले में संविधान का उल्लंघन नहीं किया। दूसरा सवाल यह कि क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए अपनाए गए उपाय सटीक हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई और इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही साफ रखना है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो जरूरत से ज्यादा सख्त या गलत नहीं है। तीसरा सवाल यह कि क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चूंकि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसीलिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है। यह कानून तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन वोट दे सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है और वोटर लिस्ट कैसे बनेगी। चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रयोग करते समय कोई वैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण नहीं किया। चुनाव आयोग के पास एसआईआर लागू करने का अधिकार हमेशा से था और उसने ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। चौथा सवाल यह कि क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की मांग की उन्हें मनमानी नहीं कहा जा सकता। आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य माना गया। कोर्ट के मुताबिक बिना किसी नियम या दिशा निर्देश के दस्तावेजों की जांच करना भी सही नहीं होगा। इस प्रक्रिया में लोगों को अपनी बात रखने के लिए भी कई मौके दिए गए हैं। पांचवां और सबसे अहम सवाल यह कि एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए उनका क्या होगा। इस पर सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए
उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजे जाएं। इसके बाद केंद्र की वो एजेंसी संबंधित लोगों को नोटिस भेजेगा। उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा और चुनाव से पहले फैसला भी करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की माने तो यह संवैधानिक धरातल पर कांग्रेस की पराजय है। वहीं कांग्रेस यह कह रही है कि अदालत ने जिन सवालों के जवाब दिए उससे अब और भी कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है कि एसआईआर का मूल मुद्दा आकार का नहीं है, प्रोसीजर का नहीं है, वो है सार का। एसआईआर का मूल मुद्दा है सब्सटेंस का। और अगर आप उस कसौटी से देखें तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। दरअसल जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। फर्स्ट फेज में बिहार में एसआईआर हुआ था, जो कि चुनाव से ठीक पहले था। दूसरे फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पश्चिम बंगाल, यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल थे, जबकि असम में स्पेशल रिवीजन यानी कि एसआर हुआ। इन सभी राज्यों में एसआईआर के जरिए कुल मिलाकर 7 करोड़ 41 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बिहार एसआईआर के खिलाफ ही मामला पहुंचा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और पीयूसीएल समेत कई संगठनों के अलावा विपक्षी नेताओं, आरजेडी सांसद मनोज झा और सुधाकर सिंह, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के जरिए लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। आरोप यह भी था कि 2003 से आज तक करीब 22 सालों में बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या वो सारे चुनाव गलत थे? अगर चुनाव आयोग को एसआईआर कराना ही था तो इसकी घोषणा जून के अंत में क्यों की गई? इसे बिहार चुनाव के बाद भी आराम से किया जा सकता था। याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई। साथ ही जिस तरह से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए उस पर भी सवाल उठाया गया था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया, लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगा। मतदाता सूची से नाम हटने का नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुनाव आयोग के पास नागरिकता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जिन नामों को वोटर लिस्ट से हटाया गया उन पर संबंधित प्रशासनिक या ट्रिब्यूनल निर्णय लेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए या शामिल नहीं किए गए वो निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत तौर पर चुनौती दायर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कड़ी नाराजगी जताई। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इमरजेंसी के दौरान दिए गए एडीएम जबलपुर के फैसले से जोड़ते हुए बुरा फैसला बताया है। गलत खबर सुनी है आपने। खबर यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर यह है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। मगर असली खबर यह है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर यह है कि आज
एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। And has virtually given a blank check to the Election Commission to conduct the SIR as it pleases. I think it's a very, very dangerous sign for our democracy, because the Election Commission has become totally partisan, and it's a dark day for the judiciary and in particular for the Supreme Court. In fact, I feel that this judgment is as bad a judgment as the ADM Jabalpur judgment, which had said that during emergency no habeas corpus is maintainable. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आया है। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर टीएमसी नेताओं ने जो याचिकाएं दायर की थी, उस पर फैसला आना अभी बाकी है। Has been delivered in the SIR matter that is applicable in case of Bihar. That is not all India features. In Bengal case is completely different. Bengal case is logical discrepancy has been made, which has not been decided in Bihar case. In Bengal case, only the logical discrepancy has been inserted by the Election Commission of India. देखिए, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी की बात सही भी है। दरअसल जिन राज्यों में भी एसआईआर हुए, उनमें से पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर कुल 27,16,393 नाम काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद इनमें से महज 1,607 लोगों के नाम ही वापस वोटर लिस्ट में जुड़ पाया था, यानी 27,14,786 लोग इस बार बंगाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए। इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, जिस पर फाइनल फैसला आना अभी बाकी है।